जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन की दुकान पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ये है पार्ट 5 भारत एवं विश्व के भूगोल का, जो एसएससी एमटीएस 2022 में सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। 4 लेक्चर में हम लोगों ने 80 नंबर तक कवर कर लिया था और आज ये सीखेंगे हम लोग 81 नंबर से। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का प्रवेश पश्चिमी प्रवाह द्वारा किस क्षेत्र से होता है? मतलब कहने से फिर से समझ लीजिए। लिखा है, भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का प्रवेश पश्चिमी प्रवाह द्वारा किस क्षेत्र से होता है? पहला लिखा है दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र, दूसरा लिखा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तीसरा लिखा है दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र और फिर लिखा पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कहने का अर्थ यह है कि भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का प्रवेश पश्चिमी प्रवाह द्वारा किस क्षेत्र से होता है? तो वो है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर लिखा हुआ है, जनसंख्या के घनत्व को फिर ब्लैंक दिया है द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, यानी जो जनसंख्या घनत्व है वो किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है प्रति इकाई क्षेत्र में साक्षर व्यक्तियों की संख्या, दूसरा लिखा है प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या, फिर लिखा है प्रति इकाई क्षेत्र में पशुओं और व्यक्तियों की संख्या, फिर लिखा है प्रति इकाई क्षेत्र में ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या। कह रहा है जनसंख्या के घनत्व को फिर ब्लैंक दिया द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, तो वो हो जाएगा प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब समझिए, कह रहा है जनसंख्या के घनत्व को ब्लैंक द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, यानी जनसंख्या के घनत्व को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर लिखा है, विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन का फिर ब्लैंक कहते हैं, यानी जो मत्स्य पालन होता है उसको एक तरह से क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन लिखा है विटीकल्चर यानी द्राक्षा कृषि, फिर कहते हैं पिसीकल्चर यानी मत्स्य पालन, फिर लिखा सेरीकल्चर रेशम उत्पादन और लिखा हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो ऑप्शन में ही लिखा है, इधर भी क्या लिखा हुआ है मत्स्य पालन और इधर भी मत्स्य पालन, ठीक। तो कहने का मतलब विशेष रूप से निर्मित पोखरों या तालाबों में जो मछली पालने का काम होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पिसीकल्चर। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर लिखा है, गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? पहला लिखा है दक्षिण पश्चिमी, दूसरा लिखा है दक्षिणी, तीसरा लिखा है पश्चिमी और फिर लिखा है उत्तर पूर्वी। तो जो गारो जनजाति है, ध्यान से समझो, जो गारो जनजाति का संबंध कह रहा है भारत के किस क्षेत्र से? तो वो है उत्तर पूर्वी, यानी नॉर्थ ईस्ट। क्या कहोगे? नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से संबंध है किसका? गारो जनजाति का। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर लिखा है, भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो आसान सा क्वेश्चन है, सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बना है? सतलुज नदी पर, और ये सबसे बड़ा बांध भी है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध। कहाँ पर बना है? सतलुज नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर लिखा है, वायु गर्म करने पर फिर ब्लैंक दिया होती है और ठंडा करने पर फिर ब्लैंक दिया होती है। कहने का मतलब वायु गर्म करने पर क्या होती है और ठंडा करने पर क्या होती है? तो जब वायु गर्म की जाती है तो उसका प्रसार होता है। तो पहला कहीं ऑप्शन दिया गया प्रसार, तो देखो पहला इस ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखो जो ऑप्शन सी है आपका, यहाँ पहले प्रसार लिखा है, फिर लिखा है ठंडा करने पर, तो ठंडा करने पर संकुचित होती, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब वायु गर्म करने पर प्रसारित और ठंडा करने पर संकुचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 87 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा है एनसो दाब की अवस्था में परिवर्तन से संबंधित परिघटना है। फिर लिखा है एनसो का पूर्ण रूप है। कुल मिला के ENSO, जो ये लिखा है आपका ENSO, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक। देखते हैं ऑप्शन। पहला लिखा है एल नीनो साउथ ओकेजन, दूसरा लिखा है एल नीना साउथ ऑसिलेशन, तीसरा लिखा हुआ है एल नीना सदर्न ओकेजन्स और फिर लिखा है एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। तो इसका ऑप्शन जो ENSO है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी इसका फुल फॉर्म होता है क्या आपका? एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखो कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो याद करने में क्या हो जाएगा, ENSO का फुल फॉर्म होता है एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 88 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है? ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला लिखा है संदकफू, फिर लिखा है सारामती, फिर लिखा है देवमाली, फिर लिखा है
डोडा बेटा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी जो संदकफू है आपकी वो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है संदकफू। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर लिखा, प्रीत एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती हैं जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। यह कौन सा महासागर है? ध्यान से समझो। कह रहा प्रीत एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती हैं जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। कह रहा है यह कौन सा महासागर है? पहला ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है, अटलांटिक महासागर। दूसरा ऑप्शन लिखा है वो प्रशांत महासागर। तीसरा लिखा है आर्कटिक महासागर। फिर लिखा है हिंद महासागर। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी अटलांटिक महासागर। कह रहा है प्रीत एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है, जो प्रीत है आपकी ये अटलांटिक महासागर के बारे में लिखते हैं, और उसकी क्वालिटी कह दी गई कि जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। तो ध्यान दो जरा यहाँ पर, उत्तरी अमेरिका को जो यूरोप से अलग करता है वो है आपका अटलांटिक महासागर। तो अगर यहीं से आप पॉइंट पकड़ लोगे क्या कि उत्तरी अमेरिका को यूरोप से कौन अलग करता है, तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से करता है अलग अटलांटिक महासागर। कह रहा है प्रीत इसके बारे में लिखते हैं, तो वो कौन सा महासागर? तो वो हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका को यूरोप से कौन महासागर अलग करता है, तो वो हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर लिखा है, मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला क्या लिखा है महाराष्ट्र, दूसरा लिखा है तमिलनाडु, तीसरा लिखा है उत्तर प्रदेश और चौथा लिखा है तेलंगाना। अब ध्यान से समझो। कह रहा है मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मई 2022 तक चीनी का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो है आपका महाराष्ट्र, यानी ध्यान से समझो। यानी कहने का मतलब उसके ये है कि मई 2022 तक, 2022 के मई के पहले की बात कर रहा है। ध्यान से समझो। कह रहा भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 नंबर लिखा है, भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर फिर ब्लैंक दिया नदी बनाती है। भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर फिर कौन सी नदी बनाती है? तो वो बनाती है गंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सरल भी, ध्यान से समझो। यानी भागीरथी नदी का उद्गम, जो भागीरथी नदी है उसका स्थान कहाँ से उद्गम है? गौमुख से, हिमनद से होता है और देवप्रयाग में, ठीक है ना। देवप्रयाग जो स्थान है वहाँ पर अलकनंदा से मिलकर ये गंगा का रूप ले लेती है, यानी यहाँ पर इसको गंगा कहते हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना ये है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गौमुख नामक स्थान से, ठीक, वहाँ से निकलती है आपकी भागीरथी नदी, फिर देवप्रयाग में आकर ये अलकनंदा से मिलती है, और जैसे ही अलकनंदा से मिल जाती है तो यहाँ पर इसका नाम पड़ जाता है गंगा, और फिर आगे ये गंगा के नाम से बहती है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर लिखा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत फिर ब्लैंक है। यानी जो 2011 की जनगणना हुई थी आपकी, उसमें कह रहा है शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वो है 31.16, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी 31.16% क्या है ये? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16। देखो ये याद करना पड़ेगा आपको, कुछ पॉइंट याद करने पड़ेंगे, बाकी कुछ जो समझाने लायक होते हैं उनको हम समझा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 93 नंबर लिखा है, विंड वेन यंत्र फिर ब्लैंक दिया निर्धारित करता है। यानी जो विंड वेन यंत्र है वो किसको निर्धारित करता है? तो ये पवन की दिशा को, ठीक, वायु की दिशा यानी पवन की दिशा को। कह रहा विंड वेन यंत्र, जो ये यंत्र है जिसका नाम है विंड वेन, ध्यान से समझो, जो विंड वेन यंत्र है ये किसको निर्धारित करता है? तो ये पवन की दिशा को निर्धारित करता है, यानी हवा की दिशा को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर क्या लिखा हुआ है, उत्तराखंड के गढ़वाल में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ध्यान से समझो, जो उत्तराखंड है उसके गढ़वाल में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है आपका कॉमेट। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर लिखा है, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है? बहुत ही अच्छा, तो वो किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ। अब ध्यान से समझो, कुछ चीज़ें समझाने लायक होती हैं वो हम समझाते हैं। देखो यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा मैप बनाने का प्रयास करेंगे। जो इंडिया का मैप है आपका वो कुछ इस टाइप से है, ठीक है ना, लगभग बनाने का प्रयास करेंगे। एकदम आप वैसे ना ढूंढने लगना कि एकदम ना, कुछ गलत भी बन सकता है। अप्रॉक्सीमेट समझाने का प्रयास करेंगे आपको। ठीक है, ये है आपका इस टाइप से कुछ ऐसे मान लो, ठीक। अब उसने क्वेश्चन क्या किया था? क्वेश्चन था भारत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा, वो तो हो गया ना, कॉमेट था। कह रहा भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है? देखो तो गंगा नदी जो आपको निकलती कुछ ऐसे आती है, बताया था हमने, और इधर ऊपर ब्रह्मपुत्र आती है, ठीक है ना, और ये है यहाँ पर आके सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुंदरवन
1 का डेल्टा। अब कह रहा है कि जो पड़ोसी देश है कौन सा वो देश। अब ध्यान से समझो, अगर हम आपसे कहें यहाँ पर देखो ग्रीन जहाँ पे लिखा है ग्रीन, ठीक, ये है आपका नेपाल, ये है आपका भूटान और ये है आपका बांग्लादेश। ठीक, इधर है आपका ये पाकिस्तान जहाँ हमने PAK लिखा है और इसी के ऊपर है आपका ये अफ़गानिस्तान। अब ध्यान से समझो, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और नीचे ये श्रीलंका है, ठीक है ना। श्रीलंका नीचे है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इधर, नेपाल ऊपर, भूटान ऊपर। तो अब ये कौन सा देश है? ठीक, अगर आपको मैप के बारे में जानकारी है तो ये मान लो जो ज्योग्राफी है आपकी बहुत ही आसान हो जाएगी। अब देखो बांग्लादेश, चीन तो ऊपर है, नेपाल भी ऊपर है, पाकिस्तान इधर है। तो आप समझ जाओ आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, बांग्लादेश। तो सुंदरवन का डेल्टा आपका यहाँ पर बना है, तो इसके साथ कौन सा देश, भारत, और कौन सा देश है, बांग्लादेश। आई होप बात को आप समझ गए होंगे, यानी इसका ऑप्शन बांग्लादेश सही हो जाएगा। तो मैप आप अच्छे से तैयार कीजिए, भारत के पड़ोसी देश का कौन सा राज्य कहाँ पर, किसकी सीमा कहाँ पर है, बाकी चीज़ें आप आसानी से तैयार कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर। 2022 तक भारत दुनिया में गेहूं का खालिस्तान सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी जो 2022 का था सर्वे, कह रहा है उस सर्वे के अनुसार या 2022 तक भारत दुनिया का गेहूं उत्पादक कौन सा देश है, तो दूसरा। सबसे ज़्यादा भारत में गेहूँ पैदा होता है। कब तक की ये गणना है, 2022 तक की दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो दूसरा है। ध्यान देना आपको, तो भारत का किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर। लिखा हुआ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है, अनुमानित सीमा प्रदान करें, यानी लगभग में बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जो प्रजनन दर थी वो थी 2.1 से 2.9। तो ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, यानी 2.1 से 2.9 तक। तो यहाँ तक हो गए 97 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है, प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ध्यान से समझो, कह रहा है जो प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा आंध्र प्रदेश, दूसरा लिखा मध्य प्रदेश, फिर लिखा तमिलनाडु, फिर लिखा कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश। जो प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी है, पक्षी अभयारण्य, वो निम्नलिखित में से किस राज्य में, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर। लिखा महानदी का उद्गम, फिर ब्लैंक दिया कि उच्च भूमि से होता है। यानी जो महानदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो उसका होता है छत्तीसगढ़ से। महानदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, यानी महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर। क्या लिखा हुआ है, लिखा है वायुमंडल में निम्नलिखित परतों में से किसका अर्थ, लिखा है मिश्रण का क्षेत्र, यानी रीजियन ऑफ मिक्सिंग है। समझो आप, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसका अर्थ मिश्रण का क्षेत्र है, ठीक, रीजन ऑफ मिक्सिंग। फिर क्या कह रहा है, पहला लिखा है मध्यमंडल, दूसरा लिखा है बाह्यमंडल, तीसरा लिखा है समता मंडल, चौथा लिखा है क्षोभमंडल। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही हो जाएगा, यानी क्षोभ मंडल। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसका अर्थ मिश्रण का क्षेत्र है, तो वो है आपका क्षोभ मंडल। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट करिए 100 क्वेश्चन। आई होप आप पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके पहले के यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर भारत एवं विश्व के भूगोल नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप विजिट कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करते रहिए। आपकी शेयरिंग ही हमें मोटिवेशन देती है और उसी से हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई इसी तरीके करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।